गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने डेमोक्रेसी के विभिन्न थ्योरीज के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया था और उसमें डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत दिए गए उसमें जो प्रथम सिद्धांत था लोकतंत्र का, प्रथम सिद्धांत था लोकतंत्र का परंपरागत या उदारवादी सिद्धांत। तो उसमें हमने लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसके जो समर्थक विद्वान हैं उनके बारे में जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन इत्यादि के बारे में पिछले क्लास में हमने उसके समर्थकों, जो उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत है उसके जो समर्थक विद्वान हैं उनके बारे में वहां अध्ययन किया था। उसकी विभिन्न मान्यताएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हमने देख लिया था और उसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है, इन बातों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस क्लास में हम लोकतंत्र के का जो बहुलवादी सिद्धांत है उसके बारे में यहां अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है क्या और इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी हैं, इस सिद्धांत के प्रमुख जो समर्थक विद्वान हैं उनके नाम भी आप देखेंगे, कौन कौन से विद्वान हैं जो इसका समर्थन करते हैं, इसकी मान्यताएं क्या है और किस आधार पर इसकी आलोचनाएं होती हैं। तो इनके बारे में हम आज के क्लास में विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है, लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है? जो बहुलवादी विचारधारा है उसके ऊपर आधारित यह सिद्धांत है। कौन सी विचारधारा पर आधारित है? यह लोकतंत्र के बहुलवादी विचारधारा पर आधारित सिद्धांत है। इस सिद्धांत की जो मान्यता है, इस सिद्धांत के अनुसार समाज का संघात्मक स्वरूप जो है उस पर यह विश्वास करता है। समाज के संघात्मक स्वरूप का तात्पर्य क्या है कि समाज में बहुत सारे संघ मौजूद हैं और समाज है वो इन संघों से निर्मित होता है। जो समाज का जो संघात्मक स्वरूप है जिसमें कहा गया कि समाज है उसकी जो व्यवस्था है वो कैसी है? समाज की व्यवस्था संघीय व्यवस्था है। उस संघीय व्यवस्था में विश्वास, ये सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि समाज का जो स्वरूप है वो संघात्मक है। इसके समर्थक विद्वानों की अगर बात की जाए, कौन से विद्वान हैं जो लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, उनके बारे में अगर हम देख लें, यहां देखिए लॉस्की, हेराल्ड लॉस्की है वो बहुलवादी दृष्टिकोण या लोकतंत्र के बहुलवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अर्नेस्ट बार्कर की अगर बात करें तो अर्नेस्ट बार्कर भी लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। मिस फोलेट की अगर बात करें तो मिस फोलेट भी लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की समर्थक है। इसके अलावा जीडीएच कोल का नाम ले सकते हैं हम इसके समर्थकों में हम डिग्री का नाम ले सकते हैं। और अगर बात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जाए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की अगर बात हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कि रॉबर्ट डहल ने भी इस सिद्धांत के विकास में बड़ा योगदान दिया है। बहुलवादी सिद्धांत के विकास में रॉबर्ट डहल का जो योगदान है वो भी अमूल्य रहा है। इस योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है। वास्तव में यह सिद्धांत बहुतंत्रवाद है। बहुतंत्रवाद का मतलब भी एक प्रकार से हम संघात्मक स्वरूप की जो बात हम कर चुके हैं उसका तात्पर्य यही हुआ। अब आता है कि इस सिद्धांत की जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है इसकी प्रमुख मान्यताओं को हम एक एक करके यहां देख लेते हैं। सर्वप्रथम अगर बात करें तो लोकतंत्र का ये जो सिद्धांत है या लोकतंत्र का जो बहुलवादी दृष्टिकोण है इसके अनुसार लोकतंत्र का आधार व्यक्ति है। लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जब उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत या उदारवादी लोकतंत्र का दृष्टिकोण जब हम पढ़ रहे थे या लोकतंत्र का जब उदारवादी दृष्टिकोण पढ़ रहे थे तो वहां ज्यादा बल किस पर दिया गया? व्यक्ति पर दिया गया। लेकिन लोकतंत्र के बहुलवादी दृष्टिकोण में लोकतंत्र का आधार व्यक्ति को नहीं बनाया गया बल्कि समाज में व्याप्त विभिन्न समुदाय व समूह को बनाया गया। इसके अनुसार समाज में बहुत सारे समूह या समुदाय हैं और फॉर एग्जाम्पल जो व्यावसायिक आधार पर
समाज या ये कहें कि समुदाय हो सकते हैं या समूह हो सकते हैं, जैसे किसानों का संगठन है, जैसे मजदूरों का संगठन है, जैसे डॉक्टर्स का संगठन है, जैसे अध्यापकों का संघ है। तो ये विभिन्न प्रकार, ये सारा बल किस पर देता है? समूह पर देता है, समुदायों पर देता है, न कि व्यक्ति पर। तो इस सिद्धांत की जो प्रथम मान्यता है वो यह है कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत में के अनुसार लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के समुदाय या विभिन्न प्रकार के समूह हैं। बात दूसरी मान्यता की जाए तो दूसरी मान्यता के अनुसार संघ या समुदाय का निर्माण जो होता है वो व्यक्तियों के विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए होता है। यानी इसका सिंपल सा आप देखिए आप कि किसी भी समाज में विभिन्न प्रकार के समूह का निर्माण क्यों होता है, विभिन्न प्रकार के समुदायों का निर्माण क्यों होता है? इसके पीछे एक रीजन होता है कि जो विभिन्न समूह बनेंगे वे अपने समूह से जुड़े हुए व्यक्तियों के विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए बनेंगे। जैसे किसान संगठन बनेगा तो किसान संगठन क्यों बना है? किसानों के हितों की पूर्ति के लिए, किसानों के हितों की पूर्ति हो। अब वर्तमान में हम देख रहे हैं, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि किसान संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार से कृषि कानून बिल जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं, उन कृषि कानून बिलों पर, कृषि कानूनों का ये विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि कृषि कानून उस समूह या ये कहें कि किसानों के हित में नहीं है। तो वास्तव में इन समुदायों या समूहों के निर्माण का आधार ही क्या होता है? इन समुदायों व समूह के निर्माण का आधार उससे जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों के हितों की पूर्ति करना होता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तीसरी जो मान्यता है वो इसकी तीसरी मान्यता के अनुसार संघ या समुदाय का निर्माण संबंधित व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए, यानी इनका जो मुख्य काम है, संघ और समुदाय है, वो अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं, जैसा कि कृषि कानूनों के संबंध में हो रहा है। तो एक प्रकार से समाज में व्याप्त ये समूह या ये समुदाय है वो क्या करते हैं? दबाव समूह का भी काम करते हैं। अपने समूह से जुड़े हुए सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए वो सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। तो एक दबाव समूह के रूप में भी ये काम करते हैं। अगली जो नेक्स्ट जो इसकी लास्ट मान्यता है वो है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए। देखिए, इसका मतलब बहुलवाद कहने का मतलब ही अपने आप में क्या है? लोकतंत्र का एक ऐसा स्वरूप, लोकतंत्र का एक ऐसा सिद्धांत जिसमें राज्य की शक्ति कैसी हो? सीमित हो। और राज्य की शक्ति सीमित कब होगी? जब उस राज्य में विद्यमान, राज्य में मौजूद विभिन्न प्रकार के समूह या ये कहें कि संगठनों या विभिन्न प्रकार के समुदायों को शक्ति का प्रत्यायोजन किया जाए। तो इस प्रकार से राज्य को ये असीमित शक्ति नहीं देना चाहते, बल्कि शक्ति का भी क्या चाहते हैं? ये शक्ति का भी ये बंटवारा चाहते हैं, शक्ति का विभाजन चाहते हैं और राज्य को सीमित शक्ति देने की बात ये करते हैं। इसका मतलब शक्ति का कुछ अंश किसको प्राप्त होना चाहिए? शक्ति का कुछ अंश विभिन्न प्रकार के समुदायों और संघों को प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है। इसकी प्रमुख मान्यताओं को एक एक करके हमने देखा। जो मुख्य मान्यताएं हैं उनका जिक्र हमने यहाँ आज के क्लास में किया है। अब आता है लोकतंत्र के बहुलवादी दृष्टिकोण की आलोचनाएं। देखिए, कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं होता। उस सिद्धांत में की कुछ कमियां होती हैं, कुछ आलोचनाएं उस सिद्धांत की जा सकती हैं। तो उस आधार पर हम आज के इस क्लास में इस लोकतंत्र के बहुलवादी दृष्टिकोण की कुछ आलोचनाएं भी यहां देखेंगे जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा की गई। देखो, इसकी जो पहली आलोचना की गई है उसका आधार क्या है? लोकतंत्र के बहुलवादी दृष्टिकोण की पहली आलोचना की गई कि यह व्यक्ति की तुलना में समुदाय को अधिक महत्व देता है। देखिए, जहां लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान देता है, जबकि इसमें क्या किया गया? व्यक्ति की तुलना में समुदाय को अधिक महत्व दिया गया, जो कि व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। यानी ये कहा गया उदारवादी सिद्धांत व्यक्ति को इकाई मानता है, जबकि यहाँ समुदाय को इकाई माना गया है। तो इस प्रकार से व्यक्ति हितों की अवहेलना करके तो समुदाय के हितों को अधिक महत्व देना कोई उचित दृष्टिकोण नहीं हो सकता। इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। दूसरी जो आलोचना है वो है
कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय या विभिन्न प्रकार के समूह हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि समाज में व्याप्त इन विभिन्न समुदायों में पारस्परिक स्थिति या उनकी शक्ति को कितनी कितनी, यानी किस समुदाय को, किस समूह को कितनी शक्ति मिलनी चाहिए, पारस्परिक जो समुदायों की जो पारस्परिक स्थिति थी उसके संबंध में इस सिद्धांत के फॉलोअर्स में क्या है, मतभेद है कि कौन से समुदाय को कितनी शक्ति प्रदान की जाए, कौन से संघ को कितनी शक्ति प्रदान की जाए, इस बात पर लेकर पारस्परिक मतभेद यहाँ पर मौजूद है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना होती है। तीसरी इसकी आलोचना का जो आधार है वो है कि व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय को स्वतंत्रता अधिक महत्व देना, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता की अपेक्षा समुदाय की स्वतंत्रता को अगर आप ज्यादा महत्व देंगे तो इससे लाभ नहीं होगा, इससे ज्यादा लाभ नहीं होगा बल्कि हानि ज्यादा होगी, मतलब लाभ की अपेक्षा हानि होगी। इसलिए लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समुदायों को स्वतंत्रता प्रदान कर व्यक्ति की स्वतंत्रता को गौण महत्व दिया गया, जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है कि इससे लाभ के बजाय क्या होगा, हानि होगी। नेक्स्ट, वास्तव में यह सिद्धांत क्या है, प्रभुसत्ता का जो बहुलवादी सिद्धांत है उसी को स्वीकार करता है, यानी ये जो प्रभुसत्ता को क्या करता है, बांटने वाले सिद्धांत, प्रभुसत्ता के विभिन्न भागों में निहित होने वाले सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो इस आधार पर इसकी आलोचनाएं की गई हैं। तो आज के क्लास में हमने लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है इसको समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भली भांति समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोकतंत्र के एक नए सिद्धांत के बारे में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।